हमारे सभी सुनने वालों को चंचल वर्मा और प्यारी बुआ का नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। गर्मी में तुम आ गई बुआ, हमने सोचा तुम पूरा गर्मी जो है ना बिता के घूम घाम के तभी आओगी। भाई छुट्टियां मिलती हैं बुआ, तो मौका कैसे छोड़ा जाए। तो भाई पर्यटन स्थल पे तो हम इसीलिए ले जाते हैं ना कि भाई इंसान घूमे, मौज मस्ती करे और थोड़ा तरोताजा होकर आ जाए। बिल्कुल, हम सखियों को बताते हैं, लेकिन वो आनंद अगर हमने भी ना उठाया तो हम कैसे उनको बताएंगे कि पर्यटन पर जाने में कितना मजा आता है। यही तो हम कह रहे हैं कि भाई देखो ऐसा है कि जो हम कहते हैं वो कर भी देते हैं, और बिटिया लोग तो खास तौर से मौका मिला और निकल गई हैं। लेकिन जब हम गए तो हमें आपकी बड़ी याद आई। ऐसा हमें लगा कि बुआ जी कोई डांटने वाला नहीं है। नहीं, अरे मजा दुगना हो जाता है जब कोई बड़ा साथ में हो। तो बुआ बहुत याद किया हमने, और खास तौर पे जब हम मंदिरों में भ्रमण कर रहे थे कुछ जगहों पर, तब तो बहुत ज्यादा याद आई आपकी हमें। तो भाई देखो ऐसा है कि याद करना तो बस समझ लो कि हमने भी घूम लिया और सब दर्शन कर लिया, और जो जो जगह तुमने देखी, जैसे अभी तुमने इत्मीनान से बताया ना, तो बस समझ लो कि हम भी वहाँ घूम ही आए। लेकिन अब हमारी बहनें आज इस 1 घंटे में कहाँ कहाँ घूमेंगी, क्या क्या देखेंगी, ये भी तो बताना है। तो आज एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस है जो कि है प्रेस स्वतंत्रता दिवस। इस पर हम चर्चा करेंगे बुआ। बिल्कुल करेंगे, और बहुत सारा जो बदलाव आया है हमारे जीवन में, उसकी वजह से किताबों से हम बहुत दूर हो गए हैं, लेकिन जानकारियां बहुत ज्यादा हासिल कर ली हैं। तो किस तरह से ये जो मतलब छपी हुई जो किताबें जो हाथ में लेकर पढ़ते थे, उनसे जो दूरी बढ़ी है उसके बारे में बात करेंगे। और आज वीरांगना की बात हम करते हैं बुआ। तो कौन सी वीरांगना आज है? आबादी बानो बेगम नाम है इनका। वैसे बहुत सारी जगहों पर इनको आबादी कह रहे हैं, लिखा हुआ मिल रहा है। तो ये हैं आबादी बानो बेगम। इनके बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे, और कुछ कुछ बनाना भी बताओगे तुम। बिल्कुल, खाने पीने के बिना तो मजा ही नहीं आता। जब घूमने की बात हो तब भी यही बात होती है ना कि हम जहाँ जहाँ घूमने जाते हैं तो अपने घर का खाना तो हमेशा खाते हैं, या अपने शहर का खाना हमेशा खाते हैं। जिन जगहों पर पर्यटन स्थलों पर हम जाते हैं तो वहाँ के व्यंजन भी चखते हैं। तो कुछ खाने की बातें भी आज हो जाएंगी कि क्या क्या बना सकते हैं। और देखो ऐसा है ना कि ये जो संचार की व्यवस्था है, एक दूसरे के पास, या हम कहते हैं जानकारी हम हासिल कर लेते हैं, तो बहुत कुछ अब तो खैर कह देंगे ना कि मोबाइल से मिल जाता है, लेकिन पहले तो हम अखबार पढ़ते थे, तब समाचार मिलते थे या जानकारी मिलती थी। तो ये सारी चीजें तो पत्र पत्रिकाओं से, इन्हीं सब से मिलता था पहले तो, है ना। और टीवी भी हर एक घर में होते नहीं थे कि भाई हमेशा लगाया टीवी और समाचार सुन लिए। फिर तुम बहुत बात की बात कर रही हो, हम उसके भी पहले की बात कर रहे हैं, 84 के भी पहले की। हाँ, तो तब तो यही था, बस एक प्रेस हुआ करती थी, इसीलिए तो सुबह से अखबार लेकर बैठ जाते थे। और उस समय अखबार किस तरह से बेचे जाते थे ना, वो जो हाईलाइट, जो हेडलाइंस जो होती थी, अगर कोई बहुत खास खबर है तो उसको चिल्लाते हुए वो अखबार वाला बेचते थे। और वो बिल्कुल, अगर उसमें कोई रोचकता है तो बहुत जल्दी वो जो अखबार है, समाचार पत्र है, वो बिक जाया करता, हाथों हाथ बिक जाता था। ये बात बिल्कुल सही है। तो अखबार से जुड़ी हुई बहुत सारी चीजें हैं। अब ऐसे कहा जाए तो बहुत सारी जगहों पर वो साइकिल से सुबह सुबह बिल्कुल मुंह अंधेरे जब वो फेंकते थे 4थे माले पर, और सीधे बालकनी में जाता था, उनका निशाना अचूक होता था। और वो साइकिल चलाते चलाते फेंक देते थे। और हम लोग जब छोटे थे तो सोचते थे ये कौन जादू की तरह, मतलब कोई सेंटा क्लॉज आता है और ये अखबार डालकर चला जाता है, क्योंकि वो बिल्कुल मुंह अंधेरे देते थे। तो कुछ इस तरीके की चीजें थी। लेकिन हाँ, अखबार तो अखबार है और उससे बहुत सारी चीजें मिलती हैं। और भाई जब ऐसा होता ना कि प्रेस के माध्यम से हमें देश दुनिया में चल रहे मुद्दे से जुड़ी हुई खबरें मिल जाती हैं, है ना। और ये ऐसा नहीं केवल हम तक, मतलब हमसे मतलब ये कि जन जन तक पहुंचती है ना। और जब कोई पढ़ लेता है तो फिर उसको सबको सुनाता भी है कि ये देखो ये आज निकला था, है ना। और इसीलिए तो आज हम ये विश्व पत्रकारिता दिवस ये प्रेस स्वतंत्रता दिवस बुआ मना रहे हैं। और इसकी 30वीं वर्षगांठ है। जी हाँ, इतने सालों से इसको हम मना रहे हैं यानी। और प्रेस जो है दुनिया भर में खबरें पहुंचाने का, हम कह सकते हैं कि सबसे बेहतरीन माध्यम है। इसीलिए उन पत्रकारों को भी हम याद करते हैं बुआ, जिन्होंने इस क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया और पूरी निष्ठा के साथ अपना काम उन्होंने किया। और कितनी भी मुश्किलें आई उसका सामना करते रहे, परवाह नहीं की इस बारे में। बिल्कुल। और पत्रकारों की तो यही जिम्मेदारी है कि वो मौके पर पहुंचे, चाहे जितना भी जोखिम भरा काम हो, स्थल हो, वहां जाते हैं और वहां तक की सूचना, आंखों देखी बातें जो हैं वो हम तक पहुंचाते हैं। तो भाई जाहिर है कि फिर उन्हें आज़ादी मिलनी चाहिए। फिर एक जगह बात आती है कि उनको सुरक्षित भी रहना चाहिए। जाहिर है कि उनकी भी जान है, उनका भी परिवार है, तो उनकी सुरक्षा जो है उसके बारे में भी सजग रहने की ज़रूरत है और लोग भी समझे। और इसके साथ साथ देश को जो फ़ायदा होता है वो भी बताया जाता है आज के दिन, कैसे पत्रकारिता देश की उन्नति में योगदान देती है,
तभी इन पत्रकारों की भी जो है ना ज़रूरत है हमें। और देशों की सरकार भी इस बात के लिए भी उन्हें आगाह किया जाता है कि पत्रकारों की जो सुरक्षा है ये उनकी जिम्मेदारी है। बिल्कुल, हर देश की जो क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि ये इतनी सच्ची बात कहते हैं कि लोग नाराज हो जाते हैं। हाँ। जबकि ये नहीं समझते कि यही इनका काम है ना। और बिल्कुल जैसे आपने कहा ना कि सच्ची बातें पहुंचाते हैं, जो वो आईना दिखाते हैं समाज का, देश दुनिया का, तो हमें पता लगता है कि क्या चल रहा है। और इस चीज़ की स्वतंत्रता वाकई में उनको मिलनी चाहिए। और भारत, हमारे देश की हम बात करें तो एक लोकतांत्रिक देश है जहाँ पर स्वतंत्रता जो है वो मौलिक ज़रूरत भी है बुआ, जिससे हम दुनिया से जुड़े रहते हैं। ये जानकारी जितनी आज़ादी से या स्वतंत्र रूप से पेश की जाएगी सबके सामने, सच्चाई तक वो उसी तरह से पहुंच सकेगी। और जो हमारा संविधान है, इसके अनुच्छेद 19 में भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को मूल अधिकार के रूप में देने का प्रावधान लिखा गया है। जी हाँ। और सबसे पहले साल 1991 में दक्षिण अफ्रीका के पत्रकारों ने प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाने की मांग की थी। पत्रकारों ने 3 मई को आज़ादी के सिद्धांतों को लेकर बयान जारी किया, जिसे हम डिक्लेरेशन ऑफ विंडहोक के नाम से भी जानते हैं। इसके 2 साल बाद यानी कि 1993 को संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने पहली बार 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाने का फैसला किया। और यूनेस्को द्वारा 1997 से ही हर साल 3 मई के दिन प्रेस स्वतंत्रता दिवस पर गिलेर्मो कानो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड ये भी दिया जाता है। और ये पुरस्कार उस व्यक्ति को या फिर उस संस्थान को दिया जाता है जिसने प्रेस की स्वतंत्रता के लिए कोई ना कोई उल्लेखनीय या महत्वपूर्ण काम किए। तो भाई ज़रूरत इसी बात की है कि मतलब कहना चाहिए ना कि कुछ महत्वपूर्ण काम होना चाहिए, क्योंकि प्रेस का काम ही है लोगों तक सच को पहुंचाना, और साथ साथ उन्हें सच्चाई जब पता चले तो उसके प्रति वो जागरूक रहें। फिर कहीं ना कहीं इसके माध्यम से लोगों को अपने अधिकारों के संग संग कर्तव्यों की भी जानकारी हो जाती है। तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस पर हर बार एक जाहिर है कि कोई भी हम दिवस मनाते हैं तो एक थीम होती है ना। तो इस बार की थीम है, इस बार की थीम है डिजिटल घेराबंदी के तहत पत्रकारिता। तो भाई इसको महत्व को हमें समझना चाहिए। और ऐसे ही हमारे साथी ने भी ऐसे यही सब जानकारी सभी ने लिखकर भेजी है। अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस हर साल 3 मई को मनाया जाता है। मीडिया को लोकतंत्र का चौथे स्तंभ कहा जाता है। एक पत्रकार, संवाददाता, संपादक और फोटोग्राफर अपनी जान को जोखिम में डालकर सच्ची घटनाओं की रिपोर्ट जनता तक पहुंचाता है। बिना किसी दबाव के सही रिपोर्टिंग करने और मानव अधिकारों की सार्वभौमिकता निभाने के लिए वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मनाया जाता है। तो भाई बहुत बहुत बधाई। हाँ, हम सभी शुभकामनाएं देते हैं कि आप इसी तरह से अपना काम ईमानदारी से करते रहें। और बाकी लोगों से हम ये अपील करते हैं कि वो अपना सहयोग जरूर दें। जी भाई देखो, हमारे साथी कह रहे हैं कि कमेंट्स आते ही हम लोग भी समझ जाते हैं कि आप लोग जान गए हैं कि हम लोग इधर बैठे हैं, और हम लोग भी समझ रहे हैं कि रेडियो के उस तरफ आप बैठे हैं। तो भाई इस तरफ इस पार साजन, उस पार साजन, तो मोहब्बत करने वाले बैठे हैं इधर उधर। तो भाई हमें भी पता रहता है। और बिल्कुल ये जो बहती हुई हवाएं हैं ये पैगाम पहुंचा देती हैं, आवाजें पहुंचा देती हैं, हवाओं के माध्यम से पहुंच जाती हैं। जानकारी देखो इसी तरह से आगे बढ़ती रहती है। और इसी तरह से जब जानकारी बढ़ती है तो हम लोग भी कहीं ना कहीं कोशिश करते हैं कि बहुत पुरानी जानकारी या जो बहुत गुमनाम नाम है वो भी हम आप तक लेकर आएं। ऐसे ही एक नाम है आबादी बानो बेगम। और सार्वजनिक क्षेत्र में महिलाओं की बहुत अहम भूमिका रही है। और स्वतंत्रता का आंदोलन जब पूरे देश भर में था तो उस समय महिलाएं भी पीछे नहीं रही, बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती रही। इन्हीं की हम बात कर रहे हैं। और आबादी बानो बेगम जो थी, इन्हें हम बी अम्मा के नाम से भी जानते हैं। हाँ, इस नाम से भी जानी जाती हैं। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान वे ऐसी महिला थीं जिन्होंने न सिर्फ राजनीतिक गतिविधियों में भाग लिया बल्कि दूसरों को बहुत प्रेरित किया। आबादी बानो बेगम शिक्षा के लिए बहुत अग्रसर रहीं, प्रगतिशील विचारक और दूरदर्शी महिला थीं। और वो ऐसी कुछ महिलाओं में शामिल थी जिन्होंने राजनीति में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और बहुत लोकप्रिय भी हुई वो लोगों के बीच में, क्योंकि उनकी जो ऊंची आवाज थी, जो बुलंद आवाज थी, वो लोगों तक पहुंचती थी। और खिलाफत आंदोलन जब हुआ तो उसकी भी वो अहम कड़ी बनी, क्योंकि वो निडर थी और साहसी थी। बहुत सारी और भी साहसी महिलाएं थी, उन्हीं में से एक ये भी थी जिन्हें अपने देश को अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद देखने की प्रबल इच्छा थी। इसलिए वो भारत की आज़ादी की लड़ाई में क्रांतिकारी बनकर कूद पड़ी। वो जब तक जीवित रहीं भारत की आज़ादी के लिए लड़ती रहीं। अगर हम उनके बचपन से अगर उनकी जानकारी देखें, बात करें तो 1850 में उत्तर प्रदेश में ये जन्मी। और जब सिर्फ 7 साल की वो थी तो उनका जो पूरा परिवार था
वो 1857 की जब क्रांति चल रही थी तो उसमें पहली आजादी जो लड़ाई, जो पहला एक बड़ी क्रांति जिसे हम सब जानते हैं, उसमें वो शामिल थे, उनके परिवार के सभी लोग। और ये सारी बातें जो थी ना, एक बच्चे के जहन में बचपन से ही बैठ जाती हैं, तो इनके साथ भी ऐसा ही हुआ और कुछ अलग करने की ठान ली इन्होंने बचपन से ही। बिल्कुल। फिर जब बड़ी हुई तो आबादी बेगम की शादी अब्दुल अली खां से हुई, जो कि रामपुर रियासत में एक बड़े ओहदे पर नौकरी करते थे। यही कारण था कि उनका जीवन तो ठाट से बीत रहा था, ठीक ठाक था कहना चाहिए। और वो एक बेटी और 5 बेटों की अम्मा भी थी। छोटी उम्र में ही आबादी बानो के पति की मृत्यु हो जाने के बाद बच्चों की देखभाल करने की जिम्मेदारी उन पर आ गई। और जब ऐसा हुआ बुआ, तब उनके पास बहुत सीमित संसाधन थे और वो खुद भले औपचारिक रूप से कोई शिक्षा ग्रहण उन्होंने नहीं की, लेकिन शिक्षा के महत्व को बड़ा समझती थी और इसकी समर्थक भी रही। और उनका जो परिवार था वो भी प्रगतिशील विचारों वाला था और यही कारण रहा कि भले शिक्षा खुद नहीं पाई, लेकिन इस वजह से अपने बच्चों के लिए कोई बाधा उन्होंने नहीं आई। बहुत बड़ी बात है। बल्कि बरेली जैसे शहर में अंग्रेजी माध्यम के स्कूल में उन्होंने शिक्षा के लिए बच्चों को भेजा और इसके साथ ही उन्होंने बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए ऑक्सफोर्ड तक भेजा। आबादी बानो बेगम ने बच्चों की पढ़ाई के लिए यहाँ तक कि मतलब वैसे तो बड़ा आसान लग रहा है कि ठाट बाट से रहती थी, लेकिन ऐसा नहीं है। बच्चों की पढ़ाई के लिए अपने गहने तक बेच दिए और उन्हें बेहतरीन तालीम दिलवाई। बिल्कुल, जब पति का साथ नहीं रहता है तब ऐसा होता है ना कि कमाने वाला कोई नहीं रहा, तो बेशक पहले ठाट रहे होंगे, अच्छा रहन सहन रहा होगा, उसके बाद जब पैसे खत्म हो जाते हैं ना धीरे धीरे, तब यही चीजें होती हैं जो अपनी कीमती चीजें होती हैं उनको बेच कर भी, लेकिन शिक्षा पूरी होनी चाहिए, ये उस समय सोच रखना बहुत बड़ी बात है ना। हाँ, तो जो 2 उनके बेटे थे, एक मौलाना मोहम्मद अली जौहर और दूसरे थे मौलाना शौकत अली, इनको आज़ादी की जो लड़ाई हुई इसमें स्वतंत्रता सेनानी बने। और ख़ास बात ये रही कि इन्होंने अपने बच्चों की परवरिश इस तरह की कि जो देश प्रेम है इसकी तालीम का खास ध्यान रखा उन्होंने। और ये दोनों बेटे जो थे आंदोलन और स्वतंत्रता आंदोलन के ऐसे प्रमुख चेहरे थे जिनसे ब्रिटिश सरकार भी डरती थी। उनके बेटों को ब्रिटिश राज के खिलाफ असहयोग आंदोलन के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए गिरफ्तार भी कर लिया गया था। और उनके 2 बेटे जब वो जेल चले गए तो एक दौरान ऐसा हुआ कि बहुत बड़ी भीड़ को उन्होंने संबोधित किया और राजनीति में खुलकर उन्होंने हिस्सा लिया। और जब महात्मा गांधी थे, जो राष्ट्रपिता जिन्हें कहते हैं, उन्होंने भी राजनीति में आने के लिए उनको बड़ा प्रोत्साहित किया, क्योंकि अम्मा भी के आने से जो और महिलाएं थीं उनका समर्थन भी इस संग्राम में, इस लड़ाई में मिल सकता था। बिल्कुल। और उनके जो प्रयास रहे उसके बावजूद बहुत सारी महिलाएं वाकई इस आंदोलन का हिस्सा बनी, क्योंकि एक रोल मॉडल जैसे हो जाता है ना, क्योंकि वो बच्चों को पढ़ा रही थी, प्रगतिशील विचार थे उनके, दूरदर्शी थी। तो असहयोग आंदोलन के समर्थन के लिए इन्होंने पूरे भारत में बड़े पैमाने पर यात्रा की और इस आंदोलन में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के लिए उन्होंने घर घर जाकर चंदा भी इकट्ठा किया और उसे देश हित में लगाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और एनी बेसेंट ये एक ऐसा व्यक्तित्व था जिससे वो बड़ी प्रभावित थी। और साल 1917 में एनी बेसेंट और अपने जो उनके 2 बेटे थे उन्हें जेल से रिहा कराने के लिए उन्होंने आंदोलन किया, उसमें शामिल हुई और बी अम्मा एक सशक्त महिला नेता के तौर पर उभरने लगी और सब लोगों का सम्मान भी उन्हें मिलता रहा। बिल्कुल। आज़ादी की लड़ाई में भारत के प्रतिबद्ध और बहादुर सेनानी के तौर पर उभरी थी ये बी अम्मा, जिनका लोहा हर कोई मानता था। क्रांतिकारी विचारों वाली महिला थी जो हमेशा दूसरों को भी प्रेरित करती थी। और अधिकतर बेगम हसरत मोहानी, बसंती देवी, सरला देवी चौधरानी, सरोजनी नायडू, ये वो नाम है जिन्हें हम सब जानते हैं, उनके साथ ये महिला सभाओं को संबोधित किया करती थी और ज्यादातर विदेशी सामान का बहिष्कार करने की भी वो लोगों से अपील करती थी। ये उस समय की जो कहना चाहिए ना कि देश की आज़ादी के लिए बहुत बड़ी ज़रूरत थी कि लोगों को एक तरह से प्रेरित करना और एकजुट करना, वो बहुत बड़ा काम था। आबादी बानो बेगम का सारा जीवन देश की सेवा में बीता, लेकिन आज़ाद भारत का जो सपना था वो उसे पूरा होते नहीं देख पाई। देश के लाखों लोगों के अंदर आज़ादी की चिंगारी जगाकर खिलाफत आंदोलन की समाप्ति के तुरंत बाद ही 13 नवंबर 1924 को इस दुनिया को अलविदा कह गई। उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक ऐसी भूमिका निभाई जिसकी वजह से उन्हें देश हमेशा याद रखेगा और हम उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। बुआ, आज जब हम आज़ाद हैं तो कहते ना, जब एक महल खड़ा होता है तो वो महल तो सबको दिखाई देता है, लेकिन वो नींव के पत्थर जो दब गए वो कहीं नजर नहीं आते हैं। तो ऐसे ही बहुत सारे नींव के पत्थर हैं जिन्हें हम याद करते हैं और जिसकी बदौलत ये जो आज़ादी का महल है हमारे लिए खड़ा हो पाया। बिल्कुल, तो उन्हें हम नमन करते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम अभी बात कर रहे थे ना कि बहुत सारी चीज़ों में हम उलझ जाते हैं, तो बहुत सारी चीज़ों की जो हाजिरी है वो हम देख नहीं पाते, नज़रअंदाज कर जाते हैं और वही हाल किताबों का हो रहा है।
है ना? बिल्कुल। और किताबें वाकई में एक अपनेपन का एहसास हमें करवाती हैं, और जिस चीज को हमें छूकर महसूस करने को मिलता है ना, उससे एक अलग अपनापन या भावनाएं हमारी जुड़ी होती हैं। तो भाई क्या सचमुच किताबों से हमारी दूरियां बढ़ती जा रही हैं, इनकी दुनिया खत्म हो जाएगी? तो और क्या ऐसे बहुत सारे और भी सवाल हैं जिनके जो जवाब हैं वो हमें ढूंढने होंगे, और हमारे साथियों ने भी अपने विचार हमसे साझा किए हैं, है ना? तो किताबें भाई एक तरफ हमारा ज्ञान तो बढ़ाती ही हैं, भाई पढ़ाई हमने इससे की है तो कैसे भूल सकते हैं, है ना? क्योंकि वो ज्ञान बढ़ाती हैं, स्वस्थ मनोरंजन हमें देती हैं। मनोरंजन के यूं तो बहुत सारे साधन हमारे पास हैं, लेकिन जो पाठक बहुत बड़े शौकीन रहे हैं किताबें पढ़ने के, वो जब दूरियां बनती हैं तो बड़े चिढ़ से जाते हैं या उन्हें नाराजगी होती है। बिल्कुल। क्योंकि हम बहुत सारे जो विकल्प हमें मिल रहे हैं ना, उनमें हम उलझते जा रहे हैं बुआ। ये बात तो बिल्कुल सही है कि हम उलझते जा रहे हैं, और ये बात हमारे साथियों ने भी लिखी है कि भाई हालांकि कुछ ने कुछ और भी लिखा है। खैर ये तो हम बता दें कि इन लोगों ने जो लिखा है कि आज का जो युग है इसमें हम किस तरह से किताबों से दूरियां बढ़ रही हैं। पहले हमें विचलित करने के लिए कोई सोशल मीडिया नहीं था, पहले हमें विचलित करने के लिए कोई इंटरनेट और कोई मोबाइल फोन नहीं था, पहले लोग ज्यादा पढ़ते थे क्योंकि टीवी नहीं थे, केवल रेडियो था। आज नंबर के कारण ही नंबर एक कारण है कि लोग फोन, गेम और सोशल मीडिया के कारण किताबें नहीं पढ़ते हैं। क्या बात है? तो है चीजें, लेकिन इसका मतलब थोड़ी कि हम बिल्कुल चिपक जाएं और बाकी चीजों को भूल जाएं। उसी में से जो हमें अच्छा है वो चुनकर लेना है। अब देखिए एक और हमारे साथी ने लिखी है ये बात कि आज के युग की इस सच को जानने की चीज है कि हमारे देश की युवा पीढ़ी के अंदर किताबें पढ़ने की आदत जो है वो कम हो रही है, यानी हमारी युवा पीढ़ी किताबों से दूरी बना रही है। आखिर इसका कारण क्या है, ये जानने के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि युवा पीढ़ी फुर्सत के समय करती क्या है। अच्छा। भारत में करीब 47 करोड़ की आबादी 13 से 35 वर्ष की आयु के युवाओं की है। हाँ। जिसमें लगभग 34 करोड़ साक्षर हैं। तो जाहिर सी बात है कि हर युवा व्यक्ति के पास रोजगार भी उपलब्ध नहीं हो पाता है। इसके कारण जिनके पास रोजगार नहीं है वे युवा ज्यादातर अपना टाइम पास करने के लिए लगे रहते हैं। गांवों में, कस्बों में, शहरों में जहां लोग खाली हैं तो या तो वो क्रिकेट क्लब में फुटबॉल, कबड्डी खेलते नजर आते हैं, क्रिकेट खेलते नजर आते हैं, या फिर युवाओं का एक बड़ा वर्ग है जो मोबाइल पर ही टाइम पास करने में व्यस्त रहता है। बातें बिल्कुल सही हैं आपकी। और ऐसे ही हमारे एक साथी ने यह भी लिखा है कि किताबों से बढ़ती दूरियां एन एक्सेलेंट टॉपिक। मेरे 2 शौक हैं, रोज विविध भारती सुनना और किताबें पढ़ना। पुस्तकों के कारण ये लिख रहे हैं कि पीस ऑफ माइंड रहता है। सब लोग कुछ न कुछ पढ़ते रहें, कम से कम 15 मिनट। कुछ रुचि अनुसार पढ़ना अच्छी आदत है। मोबाइल से ज्यादा वक्त पढ़ने में लगाएं तो अच्छे विचार स्फुरित होंगे, जिससे अच्छा जीवन बिता सकते हैं। तो ये महत्वपूर्ण बात है, तो इसकी गांठ हमें बांध लेनी चाहिए ना। बिल्कुल बुआ, हम आज एक डिजिटल युग में जी रहे हैं जहाँ इंटरनेट यूं तो बहुत तरक्की कर चुका है, और एक तरीके से हम कह सकते हैं कि किताबों का कुछ नुकसान हुआ ही है इंटरनेट की वजह से। लेकिन दूसरी तरफ यही इंटरनेट वो है जो किताबों को प्रमोट करने के लिए भी बहुत एक सशक्त मीडिया है, माध्यम है। इंटरनेट पर ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जहां पर निःशुल्क या फिर बहुत कम शुल्क में किसी भी तरह की किताबें हमें मिल जाती हैं। बिल्कुल, और किसी भी समय मिल जाती हैं। हाँ? कहीं भी हैं आप तो आप पढ़ सकते हैं ना। लेकिन जो किताबों से प्यार करने वाले लोग हैं वो इसके बारे में क्या कहते हैं बुआ? वो कहते हैं कि किताबों को छूने का सुख और इनकी खुशबू, इसकी जगह कोई भी माध्यम कभी नहीं ले सकता। और आज इंटरनेट पे तो इतना सारा भटकाव है कि अगर हम उसे पढ़ें तो याद रखना भी बड़ा मुश्किल होता है। बड़ा मुश्किल है वाकई, क्योंकि आप जब किसी चीज की तलाश करते हैं और आपके साथ एक की जगह विकल्प की मतलब जो है 100 विकल्प हैं, तो आप ये भूल जाते हैं कि अच्छा आपने क्या विषय सोचा था, कौन सी पुस्तक आपको पढ़नी थी, फिर आपको कुछ और अच्छा लगने लगता है, आप वहां पहुंचते हैं, फिर उसके बाद कुछ और, फिर जो मौलिक रूप से आपने जो सोचा था वो आपका कहीं ना कहीं छूट जाता है। बिल्कुल, ये बात मुझे भी याद आ रही है। जब हम इंटरनेट पे कुछ चीज खोजते हैं ना तो उससे संबंधित कई विकल्प हमें मिलते हैं। जहाँ मान लो अभी हमें किसी व्यक्तित्व को ही पढ़ना है, बिल्कुल, तो एक व्यक्तित्व पढ़ने चले तो उससे जुड़े या उनके समकक्ष जो भी लोग होते हैं उनकी सारी जानकारी हमें मिलती है, और कहीं ना कहीं ये विषय छोड़ के हम वहां चले जाते हैं। और वैसे देखा जाए तो रोचक होता है और कहीं ना कहीं हमें अधिक जानकारी मिलती है। और वाकई साथियों, यहाँ पर हम ये भी कहना चाहेंगे कि भाई आपको बताने के कारण जो चीजें हम तलाश करते हैं उसकी वजह से हमारा भी जो है ना जानकारी का खजाना बढ़ता है, समृद्ध होता है। लेकिन फिर वही जैसे तुमने कहा ना कि अब हम गए आम पढ़ने और पता लग रहा कि इमली लिया और चले आए, यही होता है ना। बिल्कुल ऐसा ही होता है। भूल जाते हैं कि अच्छा आम लेने आए थे।
भाई ठीक है, लेकिन जब किताब हमारे हाथ में होगी तो जिस व्यक्तित्व को या जिस विषय को हम पढ़ने बैठे जो कहानी है, भटकेंगे, हाँ, जो उपन्यास है, कहानी है, जो भी चीज है हमने जो पढ़ना है वही पढ़ेंगे। तो भाई जैसे तुमने कहा कि इंटरनेट के माध्यम से हमें चीजें भी बहुत मिलती हैं, निसंदेह इस युग की जो बहुत बड़ी खोज है और हम सबके लिए एक बड़ी जरूरत भी बन गया है, लेकिन इस पर जरूरत से ज्यादा निर्भरता भी ठीक नहीं है और किताबें तो प्रभावित हुई हैं। जैसे छपी हुई जो किताबें होती हैं, हम उनकी जो है ना कह सकते हैं प्रामाणिकता भी होती है, क्योंकि कहते हैं ना कि थोड़ा किसी ने बोला, उसको कम्युनिकेशन जो होते वो बहुत बदल जाता है, फिर आपको सही नहीं पता चलता कि दरअसल है क्या, हकीकत क्या है। तो सच्चाई से हम कोसों दूर भी हो जाते हैं। अब नाम ढूंढना हो किसी का तो सच्चा नाम, सही नाम क्या है वो नहीं पता चल पाता है, क्योंकि सुना हाँ, अभी हम आबादी बानो बेगम की बात करें तो कहीं आबादी लिखा है, कहीं आबादी लिखा है, तो ये थोड़ा सा एक कंफ्यूजन पैदा कर देता है। तो कहीं ना कहीं लगता है कि जानकारी मिलती भी है। पहले जब हमें कोई भी जानकारी चाहिए होती थी तो हम किताबों की शरण में जाते थे। अब किसी भी जानकारी के लिए भाई जाहिर है कि इंटरनेट के पास जाते हैं। तो सोशल मीडिया के जंजाल में नई पीढ़ी उलझती जा रही है। बच्चे साहित्य, संगीत, चित्रकला की विरासत से भी लगातार दूर हो रहे हैं ना। किताबों का भी हाल कुछ ऐसा ही हुआ कि ना जमी थी ना आसमान, लेकिन किताबों का दौर तो तब से चला आ रहा है भाई। भाई चला आता ही रहेगा, सबकी यादें इससे जुड़ी हुई हैं। किताबों से बढ़ती दूरियां कम करने के लिए हमारे एक साथी ने बहुत अच्छा, मतलब वैसे तो ये सामान्य है लेकिन फिर भी बहुत अच्छा एक बार याद दिला दिया है। हमारे जो भी स्वजन हैं उनको खास दिनों पर कुछ और तोहफे देने के बजाय अच्छी किताबें अगर दी जाएं तोहफे के रूप में तो शायद थोड़ा बहुत सुधार हो सकता है। क्या बात है, बहुत अच्छा सुझाव है बुआ। और जैसे हम बात कर रहे हैं कि एक हम तुलना करें डिजिटल मीडिया की और इनकी, हाँ। तो 2020 की अगर हम बात करते हैं ना, जब कोविड की महामारी आई थी और विश्व स्तर पर लॉकडाउन हो गया था, तो घरों में सब सिमट कर रह गए, तो डिजिटल जो किताबें थी वो हमारे सामने आई। बिल्कुल। और बच्चे जब स्कूल कॉलेज नहीं जा पा रहे थे तो यही एक डिजिटल माध्यम था जब वो डिजिटल बुक से पढ़ते थे और उनकी पढ़ाई को जारी रखा गया। मतलब पाठ्यक्रम भी पढ़ा, अपना विषय भी पढ़ा, और जिसको वैसे साहित्य पढ़ना था या जो भी अपनी रुचि की चीजें पढ़नी थी वो भी पढ़ी गई। तो भाई किताबें पढ़ना चाहिए। सिर्फ किताबों से मतलब ये नहीं केवल किताबें पढ़ें, ई बुक भी आप पढ़ सकते हैं, फिर भी लेकिन जो भी रुचि की चीज है उसे पढ़ना चाहिए। और पुस्तकों को भी जो हाथ में लेके पढ़ी जाती हैं उनको भी आप पढ़ें जरूर। और सोशल मीडिया के ऐसे बहुत सारे आभासी माध्यम हैं जिन्होंने किताबों की संस्कृति को बुरी तरह से प्रभावित भी कर दिया है बुआ। ये बात तो बिल्कुल सही है। आज हमारी आबादी का बहुत बड़ा एक हिस्सा है जो अपना कीमती समय इन माध्यमों पर खर्च भी कर देता है। लेकिन आज के इस दौर में इंटरनेट पर बहुत सारे समूह ऐसे भी हैं जो बहुत निष्ठा के साथ और गंभीरता के साथ किताबों की दुनिया को सहेजने, संवारने और इसे बढ़ाने में अपना योगदान भी इसी माध्यम से दे रहे हैं। तो भाई देखो, हर चीज का दोनों पहलू होता है। अब निर्भर करता है कि हम किस तरह से किस चीज का इस्तेमाल करते हैं। वैसे बहुत सारी यादें इससे जुड़ी हैं। जैसे हमने कहा था, तो हमारे एक साथी ने यह भी लिखा है, मुझे याद है मेरी नानी, उन्हें हिंदी ज्यादा नहीं आती थी लेकिन मराठी साहित्य पढ़ने में बहुत रुचि थी। एक बार जब वे शिवाजी सावंत की किताब मृत्युंजय पढ़ रही थी, जो उस समय मराठी भाषा में ही उपलब्ध थी, वे हमें उसका हिंदी में मतलब बताया करती थी। हम लोग बड़ी उत्सुकता से आगे की कहानी सुनने का इंतजार करते थे। पढ़ने की उत्सुकता थी कि बाद में जब इसका हिंदी संस्करण प्रकाशित हुआ तुरंत उसको खरीदा और फिर पढ़ा। तो भाई देखो, 2 बार पढ़ा तो कितने अच्छे से आपको याद भी हो गया होगा। और एक जो उत्सुकता की बात कही ना, उसका मजा ही अलग होता है ना। और वही जो हम कहते हैं ना कि जब हम किसी चीज को स्पर्श करके महसूस करते हैं तो उससे एक लगाव, अपनापन अपने आप बढ़ जाता है। बिल्कुल। वो एक कविता मुझे बहुत अच्छी मिली है जो किताब पर है और इसका शीर्षक भी है किताब पर कविता। वाह। तो सबसे पहले इसके लेखक का नाम हम बताते हैं। संदीप कुमार सिंह की ये कविता है। लेखक ने लिखा है, कुछ होती हैं हल्की, कुछ होती हैं भारी, लेकिन इनमें होती है दुनिया की हर जानकारी। अक्सर कुछ नया करने का इनसे ही बनता ख्वाब है। जिंदगी में सबसे अच्छा दोस्त और कोई नहीं किताब है। क्या बात है। ज्ञान की ये खान है, होती बहुत महान है। जीवन ये इंसान के बदले तभी तो इसकी शान है। क्या बीता क्या होता है, सबका इसमें हिसाब है। जिंदगी में सबसे अच्छा दोस्त कोई और नहीं किताब है। क्या बात है। कबीर के दोहे हैं इसमें, संतों की इसमें वाणी है। पढ़कर लाभ ही होता है, होती न कोई भी हानि है। कोई ऐसा प्रश्न नहीं जिसका न इसमें जवाब है। जिंदगी में सबसे अच्छा दोस्त कोई और नहीं किताब है। मंजिल पर जो पहुंचाती है वही तो ये राह है। हर जिज्ञासु के मन में इसको पाने की चाह है। ये तो वो सागर है जिसमें भरा ज्ञान में आब है। जिंदगी में सबसे अच्छा दोस्त कोई और नहीं किताब है।
तो भाई लेकिन ऐसा है कि हमारे एक साथी जो है ना, जो मतलब हमारे श्रोता हैं, वो भी बहुत अच्छे दोस्त हैं, इन्होंने बड़ी बड़ी प्यारी प्यारी बात लिखी है। इन्होंने एक और याद साझा की, अभी हाल में ही मुझे एक पुरानी किताब थोड़ी ख़राब हालत में मिली, यशपाल जी की झूठा सच, उसे ही मैं पढ़ रही हूँ। तो बात अच्छी है। ऐसे ही लिखा है, किताबों से बढ़ती दूरियां, किताबें, अच्छी किताबें, अच्छे लोग तुरंत समझ में नहीं आते, उन्हें पढ़ना ज़रूरी होता है। जीवन की किताबों पर बेशक कवर चढ़ाइए, पर बिखरे पन्नों को प्यार से ज़रूर चिपकाइए। किताबें भी मेरी तरह अल्फाज से भरपूर पर खामोश है। क्या बात इसी तरह से हमारे सुनने वाले लिखते हैं कि किताब पढ़ने का चस्का जिसे लगता है वो कभी भी बोरियत महसूस नहीं करता। हाँ, अच्छा साहित्य पढ़ना चाहिए और शुरुआत किशोरावस्था में ही हो जाए तो बहुत अच्छा है। मैंने बहुत से उपन्यास पढ़े हैं। उस समय गुलशन नंदा एक राइटर हैं, उनकी बात लिखते हैं कि गुलशन नंदा बहुत प्रचलित थे। स्कूल के समय में उनकी किताबें छुपा छुपा कर पढ़ा करते थे। आशा पूर्णा देवी का प्रथम प्रतिश्रुति जब पढ़ा तो शौक बदला। फिर शरद चंद्र, शिवानी विमल मित्र पढ़े और आज भी कुछ नई नए किताबें पढ़ती हूँ। बस आध्यात्म में मन लगता है, जो उम्र के पड़ाव पर ज़रूरी भी है। आज के युवक पढ़ाई करते करते जॉब करने चले जाते हैं और शौक सफ़र करते करते पूरे हो जाते हैं। हाँ, लेकिन फिर भी कुछ लोग जो हैं अपना ये शौक जारी रखते हैं। किताब अध्ययनशील के हथियार हुआ करते हैं, हमारे साथी लिख रहे हैं। संस्कृत भाषा के निर्णय सागर प्रेस की किताबें अब मिलना दुर्लभ ही हैं, क्योंकि सुनने में आता है कि वो मुंबई का छापाखाना ही बंद हो गया है। फिर उन दिनों किताब और उसके अध्येताओं का दौर था। लोग उपन्यास तो एक दिन में 3-4 पढ़ लिया करते थे। फिर पाठ्य पुस्तकों का तो कहना ही क्या, लेकिन कोरोना काल से अध्ययन और अध्यापन भी नेट से ही होने लगा है। लेकिन किताबें फिर लौट आई हैं। हाँ। है ना? और हम यही शुभकामनाएं देते हैं जो हमारे पाठक हैं, जो किताबों से प्रेम करते हैं, कि आप इन्हें पुनः जीवित करिए और हमेशा के लिए जिंदा ही रखिए। बिल्कुल जिंदा रखिए। बुआ, कुछ खाने पीने की बातें हो जाए भी? देखो, कुछ खाने पीने की बात तो तुम नहीं करोगी, हमें पता है तुम्हें आलू बहुत पसंद है और सारे तुम व्यंजन आलू के बता दोगी फटाफट फटाफट फटाफट। वो क्या होता है ना, देखो गर्मियों के दिन है, ज्यादा सब्जियों के ऑप्शन बाजार में मिलते नहीं, तो बस एक ही चीज मिलती है, ले दे के आलू। हाँ, जो रुचे वही भाए और वही खाए आदमी, है ना? तो बस वही पकाए वही खाए, तो ये तो कोई मतलब नहीं हुआ। लेकिन हाँ, लेकिन आलू है भी ऐसा, पता है। हाँ, हर चीज के साथ में उसका वो कहते हैं ना कि कॉम्बिनेशन भी बड़ा अच्छा बन जाता है ना। लेकिन जो स्वतंत्र रूप से जो बनता है उसका भी मजा अलग है। जैसे कि भुना हुआ आलू कितनी तरह से बनता है, बहुत बहुत तरह से। खाली छौंक लगाने का तरीका बदल दो, स्वाद बदल जाता है। यहाँ तक कि बर्तन बदल दो, स्टील के बर्तन में, लोहे के बर्तन में, एल्यूमिनियम के बर्तन में, पीतल के बर्तन में, हर एक में स्वाद अलग आएगा। बिल्कुल। तो भाई अलग अलग तरह से होता है। तो तुम क्या बताने जा रही हो? अब मैं बताती हूँ आलू की कतली सब्जी। अच्छा। इसे बनाने के लिए 2 से 3 मीडियम साइज के आलू ले लीजिए, एक कटा हुआ बारीक प्याज ले लीजिए, अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट लेना है, आधी से 1 चम्मच तक। जरूरत के हिसाब से ये चीजें हमारी सखियां स्वाद के हिसाब से। हाँ, थोड़ा सा भाई लोग भी बनाते हैं भाई, ऐसा क्यों सखियां मत कहो, भाई लोग नाराज हो जाएंगे। अब तो ये लोग डिश भी लिख कर भेजते हैं, व्यंजन भी। सही बात है। तो जिसे भी बनाना है वो थोड़ा बहुत अपने हिसाब से फेरबदल कर सकता है। 1 छोटी चम्मच जीरा, 1 चुटकी हींग, लाल मिर्च पाउडर अपने स्वाद अनुसार या फिर आधे छोटी चम्मच, और धनिया पाउडर आधी छोटी चम्मच, हल्दी पाउडर 1/4 चम्मच, भुना हुआ जीरा पाउडर आधी छोटी चम्मच, गरम मसाला 1/4 चम्मच, नींबू का रस आधा नींबू का रस, धनिया की पत्ती आवश्यकता अनुसार। ये सब्जी को बाद में गार्निश करने के लिए है। और आप चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं, यानी कि जो मोटी कुटी हुई लाल मिर्च है वो भी डाल सकते हैं। और जिस भी तेल में आपको सब्जी को बनाना है वो तेल ले लीजिए, 2 से 3 बड़े वाले चम्मच, और नमक स्वाद के अनुसार। इसके लिए आलू को छीलकर मीडियम साइज के जो स्लाइस हैं उसके काट लें। और एक पैन में तेल गरम करें, आलू को धीमी आंच पर 5 से 7 मिनट तक भूनते रहें, थोड़े से लाल लाल हो जाने चाहिए। क्रिस्पी हो जाएंगे इससे। हाँ, बिल्कुल थोड़ा सा हल्का कुरकुरा सा उनको कर लें, लाल लाल कर लें। और इसी बीच में एक अलग पैन में तेल गरम होने के लिए भी रख दें, मतलब तड़का लगाना है वहां पर। इसमें इसे तेल को गरम होने के बाद में हींग जीरा डालकर चटकने दें, फिर अदरक हरी मिर्च का पेस्ट डालें, और जब खुशबू आने लगे तब प्याज डालकर थोड़ा सा वो पारदर्शी हो जाए इतना उसे भून लें। फिर सारे जो भी मसाले हैं, मिर्च, धनिया, चिली फ्लेक्स, हल्दी, भुना जीरा पाउडर, ये सब चीजें डाल दें और एक मसाला तैयार हो गया। अब जो कुरकुरे हमने आलू किए हैं जो दूसरी तरफ हो रहे थे वो इसमें डाल दें, और 2-3 मिनट तक पकाने के बाद जब वो सारा मसाला उनमें मिल जाए तो नींबू का रस निचोड़ दें, और गैस बंद करने के बाद जो धनिया की पत्तियां उसे सजा दें। क्या बात है। तो भाई मुंह में पानी आ गया। लेकिन एक रसेदार सब्जी बता देते हैं आलू की,
दही वाले आलू। ये बिल्कुल हर टाइम मोस्ट फेवरेट सब्जी है सबकी। तो इसके लिए भाई देखो 3-4 उबले हुए आलू ले लीजिए, उसको छील लीजिए, फिर तेल ले लें 2 बड़े चम्मच, चाहे तो आप रिफाइंड ऑयल जो भी इस्तेमाल करते हो, सरसों का तेल या आप देशी घी जो भी आप चाहें। राई ले लें 1 छोटी चम्मच, सूखी लाल मिर्च, हींग चाहिए, लाल मिर्च पाउडर चाहिए, हल्दी, धनिया पाउडर, पानी हिसाब से चाहिए, दही चाहिए 1 कप, और बेसन छोटी चम्मच, और नमक स्वाद के हिसाब से, हरा धनिया चाहिए सजावट के लिए। तो उबले हुए आलू को ले लें, हाथ से टुकड़े कर लें इसको और एक तरफ रख लीजिए, और फिर जो दही को है उसको छान लीजिए, चाहे तो आप पीस लें उसको, मतलब अच्छे से फिट जाए, और बेसन डालकर कुछ सेकंड के लिए रख लें इसे एक तरफ। फिर पैन में तेल गरम कर लें, राई, सूखी लाल मिर्च, हींग, उबले हुए आलू डालकर, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी आदि डालकर उसको अच्छे से भून लें थोड़ा सा। जितना अच्छा भूनेंगे जाहिर है स्वाद अच्छा आएगा। फिर जब इसमें क्या करना है, नमक अभी आपको नहीं डालना है ताकि दही ना फटे। हाँ, फिर क्या करना है कि मध्यम आंच पे 1-2 मिनट तक इसको भूनने के बाद थोड़ा सा इसमें पानी डाल दें, फिर इसको मिला लें अच्छी तरह से। फिर 2-3 मिनट तक उबलने के बाद इसमें जो हमने फेंटा हुआ दही था वो मिला दें। दही को थोड़ा सा पतला कर लेंगे तो अच्छा रहेगा, और मिला के जैसे आप डालेंगे तो धीरे धीरे डालें, और उसको एक हाथ से डालते रहें, बाएं हाथ से, और दाहिने हाथ से चलाते रहें, और तब तक चलाएं जब तक कि उबाल ना आ जाए, नहीं तो दही फट जाएगा। और जब ये पक जाए तब जाहिर है कि इस बात का ध्यान रखें, फिर थोड़ी देर इसको उबलने दें, और उसके बाद जब तैयार हो जाएगा तो उसके बाद उसमें हरी धनिया जो है कटी हुई वो डाल लीजिए। तो ये सबसे ज़रूरी बात है कि दही थोड़ा सा खट्टा होगा, ये अपने स्वाद के हिसाब से देख लीजिए। और दही में बेसन मिला भी सकते हैं और बिना बेसन के भी आप बना सकते हैं। और नमक तभी डालें जब उबल जाए अच्छी तरीके से, और गाढ़ा पतला आपको अपने हिसाब से करना है। बिल्कुल, स्वादिष्ट तो बहुत है, लेकिन अगर दही फट गया तो सब्जी का जो स्वाद है वो चला जाएगा, इसलिए बनाते वक्त थोड़ी सी सावधानी बरतिए। तो हमारे प्रोग्राम का समय पूरा हो गया, तो विदा लेते हैं। तो चंचल वर्मा और प्यारी बुआ का नमस्कार। विविध भारती